हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम ने करीब 15 किलोटन टीएनटी के बराबर धमाका किया था। लेकिन सोचो, उस ब्लास्ट से जितनी रेडियो एक्टिव गैसें हवा में फैली थी, उससे 400 गुना ज्यादा रेडिएशन एक ऐसे हादसे से निकले जो किसी जंग का हिस्सा भी नहीं था। जहां आज एक 354 फीट ऊंचा और 840 फीट चौड़ा डोम नजर आता है, वो दरअसल इतिहास के सबसे भयानक परमाणु हादसे पर डला हुआ एक लोहे का पर्दा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक छोटी सी गलती और नतीजा 225 टन टीएनटी के बराबर धमाका। ये था चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। आज चेरनोबिल का नाम हर साइंस की किताबों में लिखा जाता है, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे इंसानों की एक भूल पूरी दुनिया के लिए सबक बन गई। सोचा जाए तो विज्ञान की ताकत अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इंसानियत को खत्म भी कर सकती है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 100 किलोमीटर दूर प्रिपेत नाम की सिटी में बनाया गया था। आज ये शहर पूरी तरह से सुनसान और बंद पड़ा हुआ है। उस वक्त यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और जैसा कि आप जानते हैं, वो दौर था कोल्ड वॉर का, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही अपनी ताकत साबित करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहे थे। इसी सिलसिले में सोवियत यूनियन ने कई बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए और उन्हीं में से एक था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन। यह चेरनोबिल पावर प्लांट कुल 4 न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलकर बना था, जिन्हें नंबर दिए गए थे 1, 2, 3 और 4। इनमें से रिएक्टर नंबर 4 सबसे आखिर में बनाया गया था और आज उसी के ऊपर वो विशाल स्टील का डोम नजर आता है जो उस हादसे को हमेशा के लिए ढकने के लिए बनाया गया था। हर एक रिएक्टर की क्षमता थी करीब 1000 मेगावाट बिजली बनाने की, यानी ये चारों मिलकर इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे कि वो उस वक्त के सोवियत यूनियन की आधी आबादी की बिजली की जरूरत पूरी कर सकते थे। अब आसान लफ्जों में समझे तो इन रिएक्टर्स का काम करने का तरीका कुछ यूं था। इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए पानी को गर्म किया जाता था। वो पानी जब स्टीम यानी भाप में बदलता था तो उसी भाप से टरबाइन घूमती थी और टरबाइन के घूमते से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती थी। बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्शन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती, एक चेन रिएक्शन है, यानी अगर एक बार शुरू हो जाए तो अपने आप तेजी से बढ़ती जाती है और कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। इसीलिए हर रिएक्टर में इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुल 211 कंट्रोल रॉड्स डाली जाती थी। ये कंट्रोल रॉड्स एक खास मटेरियल से बनी होती है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वही न्यूट्रॉन्स जब यूरेनियम के एटम्स से टकराते हैं तो रिएक्शन तेज होता है, लेकिन जब ये कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर सोख लेती है यानी एब्जॉर्ब कर लेती है तो रिएक्शन अपने आप धीमा पड़ जाता है यानी स्लो हो जाता है। पूरा सिस्टम एक बैलेंस पर चलता था, जहां जरा सी गलती हो जाए तो रिएक्टर का कंट्रोल पूरी तरह से खोया जा सकता है। चेरनोबिल के केस में ये कंट्रोल रॉड्स एक खास मटेरियल यानी बोरॉन कार्बाइड से बनी थी, जबकि इनकी टिप्स ग्रेफाइट की थी। अब याद रखिए, ये पूरा न्यूक्लियर प्रोसेस 24 घंटे यानी हफ्ते के 7 दिन लगातार चलता रहता था। इस वजह से रिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, यानी समझ लीजिए ये तापमान सूरज की सतह के तापमान का लगभग 1/3 था। इतनी गर्मी में रिएक्टर को ठंडा रखना बेहद जरूरी था, क्योंकि जरा सी लापरवाही मतलब विनाश की शुरुआत। इसलिए रिएक्टर के अंदर पानी की पाइपलाइंस लगाई गई थी, जिनमें पानी लगातार पंप की मदद से घूमता रहता था ताकि वो पूरे सिस्टम को ठंडा रख सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहीं पर चेरनोबिल रिएक्टर के डिजाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, एक ऐसी गलती जिसका शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था। अगर आसान तरीके से समझे तो कार में जैसे ही इंजन ऑफ करते हैं पानी की रोटेशन भी बंद हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर पानी की रोटेशन 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो अंदर का टेम्परेचर अचानक खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है, क्योंकि भले ही न्यूक्लियर रिएक्शन बंद कर दिया जाए लेकिन रिएक्टर काफी देर तक हीट पैदा करता रहता है। इसलिए जरूरी था कि वाटर पंप्स हर वक्त चलते रहे और ये पंप्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड थी। आम हालात में ये इलेक्ट्रिसिटी रिएक्टर के अपने टरबाइन से मिल जाती थी, लेकिन अगर किसी वजह से पावर फेलियर हो जाए तो इसके लिए बैकअप डीजल जनरेटर लगाए गए थे। मगर दिक्कत ये थी कि डीजल जनरेटर ऑन होने में करीब 1 मिनट का वक्त लगता था, यानी उस 1 मिनट में पंप्स बंद रहते थे और यही चीज़ रिएक्टर के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। इंजीनियर्स ने इस गड़बड़ी को समझा और एक सेफ्टी सिस्टम डिजाइन किया।
उस सिस्टम के मुताबिक जैसे ही रिएक्टर बंद किया जाता वो फौरन बिजली बनाना बंद नहीं करता, बल्कि 1000 मेगावाट से धीरे धीरे कम होते हुए आउटपुट देता रहता। इसी बीच उस बची हुई बिजली से वाटर पंप्स को 60 सेकंड्स तक चलाया रखा जा सकता है, जब तक कि बैकअप डीजल जनरेटर पूरी तरह शुरू नहीं हो जाते। ये सिस्टम इंस्टॉल तो कर दिया गया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग बाकी थी, जो एक कंपलसरी प्रोसेस थी। पहले रिएक्टर 1, 2 और 3 पर ये टेस्ट कामयाबी से किए जा चुके थे और अब बारी थी रिएक्टर नंबर 4 की। 25 अप्रैल 1986 की शाम चेर्नोबिल की रिएक्टर नंबर 4 पर टेस्टिंग होने वाली थी। इस टेस्ट की निगरानी कर रहे थे डिप्टी चीफ इंजीनियर एनाटोली डायटलोव। पिछले 2 कोशिशों में ये टेस्ट फेल हो चुका था और इस बार किसी भी हालत में डायटलोव को ये टेस्ट पूरा करना ही था। रूल बुक के मुताबिक ये टेस्ट तब किया जाना था जब रिएक्टर 700 मेगावाट की पावर दे रहा हो, जबकि नॉर्मली रिएक्टर 1000 मेगावाट तक बिजली पैदा करता था। इसलिए डायटलोव ने आदेश दिया कि कंट्रोल रॉड्स अंदर डालकर रिएक्टर की पावर कम की जाए। जैसे ही रॉड्स अंदर गई, न्यूक्लियर रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगी। सब कुछ अब तक नॉर्मल था, लेकिन फिर एक गलती हो गई। कंट्रोल रॉड शायद थोड़ी ज्यादा अंदर डाल दी गई। नतीजा रिएक्टर की पावर 1000 मेगावाट से गिरकर सिर्फ 30 मेगावाट तक आ गई। ये स्थिति बेहद खतरनाक थी, क्योंकि इतने कम पावर पर रिएक्टर को चलाना अनसेफ माना जाता। पावर को फिर से बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स ने कंट्रोल रॉड्स को थोड़ा बाहर निकाला और धीरे धीरे रिएक्टर की पावर 30 से बढ़कर 200 मेगावाट तक पहुंच गई। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वो पल था जिसने इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा शुरू कर दिया था। अब कहानी यहाँ से और भी खतरनाक मोड़ लेती है। पावर को बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स ने थोड़ी और कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाल दी। अब हालात ये थी कि 211 में से बस 8 कंट्रोल रॉड्स ही रिएक्टर के अंदर रह गए। रूल बुक में साफ लिखा था कि रिएक्टर के अंदर कम से कम 15 कंट्रोल रॉड्स तो रहनी ही चाहिए, वरना रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन उस रात ये रूल तोड़ा गया और यही से तबाही की असली शुरुआत हुई। रिएक्शन बेकाबू होने लगा। पावर 200 मेगावाट से बढ़ते बढ़ते 1000 मेगावाट को भी पार कर गया और फिर सीधा कई हजार मेगावाट तक पहुंच गया। इतनी ज्यादा हीट बन चुकी थी कि रिएक्टर की पाइप्स के अंदर का पानी उबल कर भाप में बदलने लगा। वही पानी जो कोर को ठंडा रखता था। कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। पूरे रिएक्टर में वाइब्रेशन शुरू हो गई, अलार्म बजने लगे। अब एक ही रास्ता बचा था, इमरजेंसी शटडाउन बटन, जिसे AZ5 कहा जाता है, उसे दबा देना। इंजीनियर्स ने फौरन बटन दबाया ताकि सारी कंट्रोल रॉड्स वापस अंदर जाकर न्यूक्लियर रिएक्शन को रोक दो। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही कंट्रोल रॉड्स अंदर गई, रिएक्टर जोरदार धमाके से फट पड़ा। उस धमाके की ताकत 225 टन TNT ब्लास्ट के बराबर रिकॉर्ड की, यानी एक ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कंपैरिजन के तौर पर सोचे, हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय नाम के न्यूक्लियर बम ने जितनी खतरनाक रेडियोएक्टिव गैसें हवा में छोड़ी थी, चेर्नोबिल का ये ब्लास्ट उनसे 400 गुना ज्यादा जहरीली गैसेस रिलीज कर चुका था। अब तारीख थी 26 अप्रैल 1986, वक्त रात के करीब 1 बजे। पूरा रिएक्टर तबाही की कगार पर था। अब सवाल ये उठता है, कंट्रोल रॉड्स तो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो करने के लिए डाली जाती है, तो फिर उन्होंने रिएक्शन को बढ़ा क्यों दिया? असल में ये सारा खेल उन्हीं रॉड्स की ग्रेफाइट टिप्स का था। जैसे ही शुरुआत में बताया था, ये कंट्रोल रॉड्स बनी थी बोरॉन कार्बाइड से, जो रिएक्शन को कम कर दिया, लेकिन उनकी टिप पर लगा ग्रेफाइट रिएक्शन को तेज कर देता है। तो जैसे ही इंजीनियर्स ने इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया, रॉड्स की ग्रेफाइट टिप्स रिएक्टर के कोर में चली गई और जो रिएक्शन पहले ही बेकाबू था वो अब और भी ज्यादा बढ़ गया। रिएक्टर की वॉल्व ने प्रेशर झेलना बंद कर दिया और फिर एक भयानक धमाका हुआ। उस धमाके में 2 इंजीनियर्स मौके पर ही मारे गए, 2 बुरी तरह झुलस गए। रिएक्टर हॉल में आग लग चुकी थी। पहले तो सबको लगा ये सामान्य आग है। फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, पानी से आग बुझाने की कोशिश हुई, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आग कोई आम नहीं है। ये ग्रेफाइट की आग थी जिसे पानी से बुझाना लगभग नामुमकिन था। और इसी वक्त से दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा शुरू हो चुका था। धमाके के कुछ ही घंटे बाद हालात बेकाबू हो चुके थे। चेर्नोबिल के पास बना पूरा प्रिपेट शहर, जिसमें करीब 50,000 लोग रहते थे, उसे रातों रात खाली करवाना पड़ा। सोवियत यूनियन ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सैकड़ों बसें शहर में भेजी गई और लोगों को बिना कुछ समझे बसों में बैठाकर स्लोवियत नाम के दूसरे शहर में ले जाया गया। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने घरों में दोबारा कभी लौट नहीं पाएंगे। इधर चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 की आग बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स और आर्मी के जवान दिन रात जुटे रहे। हेलीकॉप्टर से ऊपर से करीब 5000 टन रेत, मिट्टी, शीशा और बोरॉन पाउडर फेंका गया ताकि आग को किसी तरह कंट्रोल किया जा सके।
यही हेलीकॉप्टर से मिट्टी डालते समय एक हेलीकॉप्टर भी उस आग में झुलस कर राख हो गया। लगातार 10 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार रिएक्टर की आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग बुझने के बाद भी रिएक्टर से रेडियो एक्टिव गैसेस कई दिनों तक हवा में फैलती रही, जो पूरे यूरोप तक पहुंचे। फायर फाइटर्स उस रात आग बुझाने पहुंचे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो किसी आम आग से नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव मौत की लपटों से लड़ रहे हैं। कुछ ही घंटों में उनके शरीर पर रेडिएशन बर्न्स पड़ने लगे, उनकी स्किन गलने लगी और कई लोग अगले कुछ दिनों या हफ्तों में ही जिंदगी हार गए। शुरुआत में सोवियत यूनियन ने इस हादसे की खबर को पूरी तरह दबाने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर का दौर था और दुनिया के सामने ये मान लेना कि उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है उनके इमेज के लिए बहुत बड़ा झटका होता। लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाई। धमाके के 36 घंटे बाद 28 अप्रैल 1986 को स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन ने पाया कि हवा में रेडिएशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है और उसकी दिशा यूक्रेन की तरह से जा रही है। अब सोवियत यूनियन के पास इस हादसे को छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा। रिएक्टर की आग तो किसी तरह बुझा दी गई थी, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। धमाके और रेडिएशन की वजह से आयोडीन 131, सीजियम और दूसरे खतरनाक रेडियो एक्टिव केमिकल्स हवा में फैल चुके थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग थायराइड कैंसर और दूसरी बीमारियों की चपेट में आ गए। कई हजार लोग, जिनमें ज़्यादातर फायर फाइटर्स और क्लीनर्स वर्कर्स थे, धीरे धीरे मौत के शिकार हो गए। इन केमिकल्स ने सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में तबाही मचा दी। चेर्नोबिल के उस हादसे ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि कुदरत को भी जलाकर राख कर दिया। आर्मी को ऑर्डर्स दिए गए थे, चेर्नोबिल में जितने भी जंगलों में एनिमल्स है, पेट्स हो, घर पे रहे हुए, उन सब को गोली मार दे। जिन जंगलों में वो रेडियो एक्टिव वेस्ट गिरा था, वो हरे भरे पेड़ कुछ ही दिनों में लाल रंग के हो गए। इसलिए आज भी उस इलाकों को कहा जाता है द रेड फॉरेस्ट। बारिश के साथ ये जहरीली केमिकल्स मिट्टी और घास में घुल गए और जब जानवरों ने वो घास खाई तो जहर उनके शरीर में भी फैल गया। हादसे के पहले 4 महीनों में सिर्फ 31 लोगों की मौत दर्ज की गई, लेकिन आने वाले सालों में 4000 से ज़्यादा जिंदगियां इस रेडिएशन की चपेट में आकर खामोश हो गई। और सच्चाई तो ये है कि असली आंकड़ा शायद कभी पता ही नहीं चल पाएगा। आज चेर्नोबिल डिजास्टर साइट पर आम लोगों का जाना सख्त मना है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये रेडिएशन अगले 400 सालों तक नुकसान पहुंचाता रहेगा। रेडिएशन को रोकने के लिए सरकार ने उस जगह पर एक विशाल स्टील का डोम बनाया गया है। इसे बनाने में करीब 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स लगे थे। ये डोम आने वाले 100 सालों तक चेर्नोबिल की जख्मों को दुनिया से छुपाते रहेगा। लेकिन ये हादसा हमेशा याद दिलाएगा कि जब इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।